मुल्ला नसरुद्दीन और एक फकीर की मुस्कुराहट। गांव की सुबह वही थी, अधपकी नींद, अधजगा सूरज और अधखुली चाय की दुकान। दुकानदार रमजानी, जो चाय कम और अफवाह ज्यादा उबालता था, अपने ताबे के भगोने में चाय नहीं, समय पकाता था। वही भगोना जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार बना था, लेकिन सिर्फ 4 वोट पाए थे, 3 रमजानी के और 1 गलती से। मुल्ला नसरुद्दीन उस दुकान पर उसी आदत से पहुंचे जिस आदत से लोग हिचकी लेते हैं, बिना सोचे। रमजानी मुल्ला ने टोपी उतारते हुए कहा, आज चाय में अगर दर्शन नहीं मिले तो पैसे नहीं दूंगा। रमजानी मुस्कराया, तो फिर पानी उबाल लूं क्या? चाय बनते बनते पास की 4 कुर्सियां खुद ब खुद भर गईं। कोई आया नहीं, बस बैठे लोग दिखने लगे, जैसे गांव की हवा ने उन्हें भेजा हो। उनमें एक बूढ़ा था, जो हर वाक्य से पहले एक ज़माने की बात है कहता था, और उसके बाद जो भी कहता, आज के ही ज़माने की बात निकलती थी। मुल्ला ने धीरे से पूछा, कुछ नया? रमजानी झुका और फुसफुसाया, एक फकीर आया है। लेकिन मुस्कराता नहीं। गांव में यह खबर फैल गई जैसे ढोलक बिना पीटे बज गई हो। फकीर नहीं मुस्कराया। यह बात मुल्ला के लिए अपमान थी। मुल्ला को अपनी सबसे बड़ी ताकत यही लगती थी, मुस्कराने पर मजबूर कर देना, चाहे सामने वाला कब्र में ही क्यों न हो। कहाँ है वो फकीर? मुल्ला ने पूछा। बाजार के उस पार, सूखे कुएं के पास, एक गुनगुनाहट के नीचे, रमजानी ने उत्तर दिया, बिना अर्थ के। मुल्ला उसी वक्त उठे। उनके खच्चर ने भी बिना पूछे करवट बदली और चल पड़ा। गांव वालों ने समझ लिया, या तो नाटक शुरू हो गया है या फिर इतिहास। सूखे कुएं के पास वो बैठा था, फकीर। मुंह पे गहरी चुप्पी की दाढ़ी, आंखों में पहाड़ों की नींद, और होठों पर वो गैरहाजिर मुस्कुराहट जो शायद किसी और को दे दी गई थी। मुल्ला ने सामने बैठते ही पहला सवाल फेंका, जैसे खेल का सिक्का उछाला हो। तुम मुस्कुराते क्यों नहीं? फकीर ने कुछ नहीं कहा। क्या दांत गिर गए हैं? फकीर चुप। या फिर कहीं गिरवी रख आए हो मुस्कान? फकीर फिर भी चुप। मुल्ला ने सोचा, अच्छा, चुनौती है। उसने अपनी जेब से पुरानी खनकती चीजें निकाली, चुटकुले, कहावतें, एक गिलत नकली मूछ, यहाँ तक कि गांव की पंचायत की सबसे ऊटपटांग शिकायत भी, भैंसों को शर्म क्यों नहीं आती। लेकिन फकीर टस से मस नहीं हुआ, जैसे वो दुनिया की हर बात को पहले ही सुन चुका हो और अब हर शोर को मौन समझ रहा हो। मुल्ला परेशान हुआ। पहली बार सामने वाला हंस नहीं रहा था। गांव में अफवाह फैल चुकी थी, फकीर की मुस्कान कहीं गुम है, और शायद मुल्ला भी अब सीरियस हो गया है। गांव वालों ने दुकानें बंद कर दी। स्कूल के मास्टर ने छुट्टी घोषित कर दी। भैंसों ने चारा खाना छोड़ दिया। फकीर ने पहली बार आंख खोली और धीरे से बोला, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं मुस्कुराता क्यों नहीं? मुल्ला ने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कोई गूढ़ रहस्य मिलने वाला हो। फकीर बोला, क्योंकि मुस्कुराहट अब बिकती है, और मैं उसे उधार भी नहीं लेता। मुल्ला चौंका। मतलब ये कि तुम्हारा चेहरा अब मार्केटिंग विरोधी है? नहीं, फकीर बोला, मुस्कुराहट अब इमोजी बन गई है। असली मुस्कुराहट लोग पहचान ही नहीं पाते। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो क्या तुम असली मुस्कान की तलाश में हो? फकीर बोला, नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूं कि कौन मुझे बिना मेरी मुस्कुराहट के हंसाने की कोशिश करेगा, और अब तक कोई कर नहीं पाया। मुल्ला उठ खड़ा हुआ। उसने खच्चर की आंखों में देखा और खच्चर ने पीठ खुजाई। तो सुनो, मुल्ला बोला, अब तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे और इस गांव के बीच का इलेक्शन है। फकीर ने पहली बार हल्की सी करवट ली। ये करवट गांव में हलचल से ज्यादा बड़ी घटना थी। मुल्ला अगले दिन पूरी योजना बनाकर लौटा।
सबसे पहले चाय की दुकान पर बोर्ड लगवा दिया, मुस्कुराहट उधार नहीं, चुनौती में दी जाती है। दावेदार मुल्ला नसरुद्दीन। फिर उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, आज से तुम सब कलाकार हो। सबको हंसाना है, लेकिन सबसे पहले उस फकीर को। एक बच्चा ढोलक लेकर नाचा, एक ने खींचकर चूहा दिखाया, एक ने अपनी रिपोर्ट कार्ड सुना दी जो कि पूरा गांव पहले से जानता था। फकीर कुछ नहीं बोला। मुल्ला परेशान नहीं था, जिद्दी था। उसने गाय को सिखाया घंटी हिलाकर हंसी की आवाज निकालना। उसने अपनी टोपी को उल्टा पहना और पंचायत को पंचकुल्फी कह दिया। उसने गांव के सबसे चुप आदमी को गाना सिखाया और सबसे बोलने वाले को मूक बना दिया। गांव अब एक थिएटर था। हर दिन हर जगह एक नई कोशिश, एक नई नौटंकी, सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए। पर फकीर मुस्कुराया नहीं। कभी कभी वो आंखें बंद कर लेता, कभी सीधा आकाश देखने लगता, कभी उस सूखे कुएं की दीवार पर उंगलियां घुमाता जैसे समय को मिट्टी पर लिख रहा हो। और फिर एक दिन अचानक मुल्ला एक बोरे के साथ आया। वो बोरा अजीब था। उसमें से शब्द गिर रहे थे, पुराने, घिसे हुए, लेकिन सच्चे। बोरे पर लिखा था, बोरा भरोसे का है, लेकिन सिलाई सवालों की है। फकीर ने उस बोरे को देखा। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ आया, कुछ ऐसा जो मुस्कान नहीं था, पर उसका पहला पड़ाव था। मुल्ला ने बोरा खोला और उसमें से निकाली एक टूटी हुई घड़ी। ये रही वो घड़ी, मुल्ला बोला, जिसने मेरी पहली हंसी छुपाई थी, जब मैंने पहली बार गिरकर खुद पर हंसा था। ये तुम्हें देता हूं। फकीर ने वह घड़ी हाथ में ली। चुप्पी में दरार पड़ी, लेकिन मुस्कुराहट नहीं आई। पर फकीर की हथेली थोड़ी गर्म थी, जैसे कोई पुरानी धड़कन लौट आई हो। मुल्ला ने देखा, समझा और खड़ा हो गया। मैं फिर आऊंगा, उसने कहा। गांव ने सांस ली, जैसे किसी नाटक का पहला इंटरवल हुआ हो। और कहानी वहीं रुकी। और फिर उस दिन बैलों ने साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन वापस लौटे, एक नई तरकीब, एक नया इरादा और शायद एक नया झोला लेकर। गांव अब एक प्रयोगशाला बन चुका था और फकीर उसकी सबसे कठिन परख। गांव के बीचों बीच आज कुछ अलग था। सुबह से ही भैंसें सीधे चल रही थीं और बैल मुंह ऊपर करके जैसे कुछ बोलना चाहते हों। चाय की दुकान पर रमजानी ने नई चाय बनाई थी, संभावना वाली अदरक वाली चाय, जो पीने के बाद तय नहीं होता था कि अदरक थी या बस भ्रम। मुल्ला ने खड़े होकर घोषणा की, अब बोलेंगे बैल, और सवाल पूछेगा पूरा गांव। किसी ने टोपी घुमाकर पूछा, बैल बोलेगा कैसे? मुल्ला मुस्कुराया, तरीका वही है जो इंसानों पर अपनाया जाता है। माइक सामने रखो, थोड़ा सम्मान दो और सवाल में चारा छुपा दो। पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हो गया। एक बैल को मंच पर लाया गया। उसके गले में बांधी गई माला और उसके आगे रखा गया माइक। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, आपको क्या लगता है इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बैल ने चुप रहकर गहरी सांस ली। मुल्ला बोला, देखो, विचारशील है। दूसरा सवाल, आपके हिसाब से किसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? बैल ने सामने देखकर मुंह चबाया। गांव वाले बोले, स्पष्टता है। जवाब दे रहा है संकेतों में। और फिर तीसरे सवाल पर जब पूछा गया, आप हंसते क्यों नहीं? बैल ने हाफते हुए हू की लंबी आवाज निकाली। फकीर दूर बैठा था, सूखे कुएं के पास। उसकी आंखें हल्की सी पलकें झपका रही थीं, जैसे भीतर कुछ लहराया हो। मुल्ला को लगा ये सही दिशा है। उसने अगला प्रयोग शुरू किया। अब बैलों को पहनाया गया सफेद कुर्ता, सिर पर टाई बांधी गई और हर एक को एक पत्रकार सौंपा गया।
रमजानी की भैंस ने जब रिपोर्टर को देखकर सिर हिलाया तो उसका साक्षात्कार अगली सुबह अखबार में छपा। हम सिर्फ चारा नहीं, सम्मान भी चाहते हैं, भैंस आयोग। गांव में अब चर्चा थी, जानवर भी महसूस करते हैं। एक बकरी ने खुद को संवाद मंत्री घोषित कर दिया। मुर्गे ने स्टेज पर चढ़कर भाषण दिया, कुकड़ू का मतलब अब लोकतंत्र है। मुल्ला ने इस सब को निर्देशित किया जैसे नाटक का रचयिता। फकीर अब रोज आता, चुपचाप देखता। उसने कभी कुछ नहीं कहा, पर एक दिन मुल्ला उसके सामने जाकर बैठ गया। अब तो हंस दो, मुल्ला बोला, सिर्फ तुम ही बचे हो, बाकी तो बैल भी बोलने लगे हैं। फकीर ने केवल इतना कहा, जिन्हें हंसना चाहिए था वो चुप हैं, और जो चुप रहने वाले थे वे साक्षात्कार दे रहे हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूं कौन सही कर रहा है। मुल्ला चुप हो गया। फकीर ने उस घड़ी को जेब से निकाला जो मुल्ला ने दी थी। घड़ी अब भी चल नहीं रही थी, पर अब उसकी सुइयां मुस्करा रही थीं। तुम एक काम करो, फकीर बोला, इस बार चुप रहकर मुझे हंसाओ। मुल्ला मुस्कराया, पहली बार बिना शब्दों के, और फकीर ने आंखें बंद कर लीं। हंसी अभी नहीं, लेकिन हवा में एक कंपन था, जैसे हंसी रास्ता पूछ रही हो। गांव अब इस चुप्पी को समझने लगा था। उसी शाम रमजानी ने चाय में कुछ डाला, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। जिसने चाय को चाय नहीं रहने दिया वो हो गई अनुभव। मुल्ला ने पहली बार बिना बोले चाय पी, और चाय ने बिना कुछ कहे उत्तर दिया। गांव में उस दिन सबने थोड़ा चुपचाप मुस्कराया, और फकीर ने, उसके होठों पर कुछ हिला था, बहुत हल्का, शायद एक हर्फ, शायद एक हंसी। पर तभी बाजार की ओर से शोर उठा। किसी ने चिल्लाया, अरे, वहां तो खामोशी नीलाम हो रही है। लेकिन नींद अब टॉयलेट में छुपकर आती थी। खरबूजपुर में उस दिन खामोशी नीलाम हो रही थी। बाजार के बीचों बीच एक नीली चौकी पर रखी गई थी एक बोरी, उस पर लिखा था 100% खालिस खामोशी, सुनो, महसूस करो, खरीदो। चौकी के पास खड़ा था एक आदमी, न कुछ बोलता न इशारा करता, बस उसकी आंखें हर किसी को देख रही थीं, जैसे कह रही हों, जो जितना बोलेगा उसकी बोली उतनी कम लगेगी। मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचे। रमजानी उनके साथ था और साथ में थी गांव की आधी आबादी। आधे आए थे खामोशी को देखने, बाकी आए थे खुद को चुप करवाने। फकीर दूर एक चबूतरे पर बैठा था, आंखें बंद, होंठ स्थिर, लेकिन हवा से एक बात टकरा रही थी, अब खेल अंतिम चरण में है। नींद का अपहरण। उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग सोने जाते मगर नींद आती नहीं, और जो नींद आती वो टॉयलेट में छुपकर आती। जी हाँ, खरबूजपुर में अब लोग खुले आसमान के नीचे नहीं सोते थे, वो बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करते, बाल्टी पलटकर सिर के नीचे रखते और वहीं झपकी ले लेते। चाय की दुकान पर सुबह सुबह चर्चा होती, भाई साहब आपकी नींद आई थी? आई थी, मगर पखाने के पास बैठी मिली। कोई नींद को ढूंढने निकला तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नींद अब बैंक लॉकर में है। रमजानी ने तो दुकान पर बोर्ड लगा दिया, हम चाय नहीं नींद उबालते हैं। मुल्ला की योजना, नींद को मनाया जाए। मुल्ला परेशान थे। फकीर की मुस्कान अब हवा में थी, अधूरी लेकिन मौजूद, और अब नींद भी विद्रोह पर उतर आई थी। उन्होंने घोषणा की, आज से हम नींद के लिए आंदोलन करेंगे। गांव में एक जनसभा बुलाई गई, सब लोग बिस्तर लेकर पहुंचे। मुल्ला मंच पर चढ़े और बोले,
साथियों, नींद भी अब आत्मनिर्भर हो गई है। वो सिर्फ उन्हीं के पास जाती है जो उसे मजबूर नहीं करते। फकीर मुस्कराया नहीं, मगर उसकी पलकें बंध गईं, जैसे कह रही हों, अब बात सही दिशा में जा रही है। मुल्ला ने कहा, हम आज से नींद को चिट्ठियां लिखेंगे, उसे आमंत्रण देंगे। हम उसे बुलाएंगे जैसे हम किसी पुराने दोस्त को चाय पर बुलाते हैं, बिना मजबूरी, बिना अपेक्षा। गांव वालों ने हर रात नींद के नाम एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। प्रिय नींद, कल रात बहुत याद आई थी। हमसे क्या गलती हो गई? प्यारी नींद, अगर तुम इस बार फिर से टॉयलेट में आओगी तो मैं चूहेदानी में बिस्तर बिछा दूंगा। इन चिट्ठियों ने गांव का चेहरा बदल दिया। अब लोग मोबाइल नहीं घूरते थे, आसमान देखते थे। अब लोग बड़बड़ाते नहीं थे, फुसफुसाते थे। अब लोग नींद को पुकारते नहीं थे, बस इंतजार करते थे। फकीर की अंतिम परीक्षा। एक सुबह फकीर उठा और सीधे मुल्ला के पास आया। बोला, तुमने मुझे हंसाने के लिए जो नहीं किया, वह सब किया। पर क्या तुम खुद हंसते हो, बिना किसी कारण? मुल्ला मुस्कराए। मैं अब बिना कारण मुस्कराता हूं, क्योंकि अब मुझे कारण ढूंढना नहीं पड़ता। फकीर ने लंबी सांस ली। उसने अपनी झोली से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें थी खामोशी की खुशबू। यह मेरी अंतिम मुस्कुराहट है, उसने कहा, जो अब तुम्हारे गांव की हवा में रहेगी। मैं जा रहा हूं। मुल्ला कुछ नहीं बोले। गांव ने झुककर उसे विदा किया, बिना शब्दों के, बिना करतल ध्वनि के। बस हवा में एक महक रह गई। अंतिम रात। उस रात नींद किसी को टॉयलेट में नहीं मिली। वह आई दरवाजे पर दस्तक देकर। हर घर में बिस्तर गीला था, ओस से, मगर नींद उसमें घुस गई। मुल्ला खच्चर के पास लेटे थे। उसकी पीठ थपथपाकर बोले, अब सब सो गए हैं। चलो अब हम मुस्कराए। खच्चर ने अपनी गर्दन उठाई और पहली बार हंस दिया। धीमी धीमी हंसी, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। चांद ने देखा, तारे टिमटिमाए, और पूरी खरबूजपुर मुस्कराते हुए सो गई। कहानी समाप्त। अगली कहानी। कुत्ते ने जब हड्डी नहीं चबाई तो मुल्ला ने घंटा बजा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन आजकल उस मोड़ पर बैठते थे जहां सड़क सीधी भी नहीं जाती थी और लोग सीधे भी नहीं चलते थे। वही मोड़ जहां एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, और उससे भी पुरानी अफवाह कि उस मोड़ पर किसी ने कभी सच नहीं बोला। मुल्ला ने आज एक अजीब काम किया, एक हड्डी खरीदी। न मांस के लिए, न किसी कुत्ते के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो देखना चाहते थे, क्या कोई कुत्ता हड्डी को देखकर भी इनकार कर सकता है। उनका सिद्धांत था, जिस दिन कुत्ता हड्डी को मना कर दे, समझ लो दुनिया बदलने वाली है। हड्डी और दर्शन शास्त्र। गांव में इस प्रयोग की चर्चा फैल गई। लोग आने लगे जैसे कोई फिल्म का प्रीमियर हो। मुल्ला ने हड्डी को लाल मखमली कपड़े में लपेटा। गांव के सबसे चुप्पे कुत्ते को बुलाया गया, उसका नाम था फालतू। फालतू आया, हड्डी को सूंघा और पीछे हट गया। भीड़ सन्न। मुल्ला खड़े हो गए। समय आ गया है। जब कुत्ते को हड्डी में लालच न दिखे, तब समझ लो इंसान को ईमानदारी सस्ती लगेगी। कोई बोला, मगर ये तो सिर्फ एक कुत्ता है। मुल्ला बोले, हर बदलाव एक कुत्ते से ही शुरू होता है, पूछो इतिहास को। घंटा बजाने की परंपरा शुरू होती है। अब इस घटना को चिह्नित करने के लिए मुल्ला ने गांव के बीचों बीच एक लोहे का घंटा टांग दिया। घोषणा की गई, जब भी कोई बेमतलब की चीज देखो, घंटा बजाओ। गांव वालों को तो जैसे नया खिलौना मिल गया।
किसी ने देखा नेता भाषण दे रहा है, घंटा बजा दिया। कोई सूखा तालाब देखकर बोला यहां मछली पकड़ेंगे, घंटा बजा दिया। स्कूल में मास्टर ने बच्चों से कहा, तुम ही देश का भविष्य हो, बच्चों ने 3 बार घंटा बजा दिया। अब घंटा गांव की आवाज बन गया था। सरकारी टीम आती है। खबर फैल गई। एक दिन सरकारी टीम गांव में आई। नाम था घंटा निवारक समिति। टीम ने देखा कि घंटा हर बात पर बज रहा है, प्रेमी जोड़े से लेकर गाय के जम्हाई तक। अधिकारी ने पूछा, ये घंटा हर बात पे क्यों बजता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां बात में मतलब न हो वहां आवाज का मतलब बना लेते हैं। सरकारी आदेश आया, घंटा हटाओ, शांति बनाओ। गांव में शांति फैली। घंटा चुप। पर तभी मुल्ला की अंतिम चाल। एक रात मुल्ला ने अकेले में फालतू को बुलाया। हड्डी फिर उसके सामने रखी। फालतू ने देखा और इस बार हड्डी चबाई। मुल्ला मुस्कराए, अच्छा हुआ तुमने वक्त से पहले न मानी। हर चीज को इनकार एक बार ही शोभा देता है। सुबह गांव में एक नई घोषणा टंग चुकी थी। घंटे का नहीं, अब खामोशी का समय है। जो बात सच्ची हो वो चुपचाप समझ ली जाए। गांव अब बिना घंटा बजाए समझने लगा था। अगली कहानी। जिस दिन गधा कुएं में मटका फेंककर भागा था। खरबूजपुर की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। अब वहां सूरज उगने से पहले एक आवाज आती थी, धप्प, और फिर किसी के भागने की तेज आवाज। गांव वालों को लगा कोई आत्मा है जो सुबह सुबह कुएं में कूदती है, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन रमजानी ने देखा, गधा कुएं में मटका फेंककर भागा था। सचमुच अपनी मटकियों से भरी पीठ झटककर गधा खुद कुएं तक गया, एक एक मटका गिराया और फिर कान हिलाकर दौड़ गया, जैसे कह रहा हो, अब और नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की चाय और क्रांति। मुल्ला उस वक्त चाय पी रहे थे। चाय में नींबू नहीं था, क्योंकि चूहे ने रात में पूरा नींबू छील लिया था। उन्होंने चाय रखते ही ऐलान किया, जब गधा मटके फेंकने लगे तो समझो मटकों में कुछ तो गड़बड़ है। गांव की चौपाल बुलवाई गई। एक तरफ हलवाई, दूसरी तरफ गधे और बीच में मटके। मटकों ने पहली बार कुछ कहा नहीं, मगर सबको शक था कि वो अब कुछ छिपा रहे हैं। मटकानामा जब बर्तन बोलने लगे। एक सयाना गधा जिसका नाम फिरंगी था, बोला, हम मटकों से तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ पानी नहीं ढोते, हमारे सपनों को भी तोड़ते हैं। एक बूढ़ा मटका कांपता हुआ बोला, हमने तो पानी संभाला था, सपने नहीं छीने। मुल्ला बोले, मगर जब सपनों को ढोने वाला पानी भी रिसने लगे तो मटके को सवालों का जवाब देना चाहिए। हलवाई ने नाराज होकर कहा, तो क्या अब हम हर बर्तन का न्याय करेंगे? मुल्ला ने चुपचाप एक मटका उठाया और हवा में उछाल दिया। वो टूटा नहीं, बल्कि गोल घूमता हुआ जमीन पर बैठ गया। देखो, मुल्ला बोले, जिसमें सच्चाई होती है वो टूटता नहीं, घूम जाता है। मटका बचाओ समिति बनती है। गांव में अब 2 दल बन चुके थे। एक जो मटकों को निर्दोष मानता था, दूसरा जो मटकों की जगह स्टील की बाल्टी लाना चाहता था। गधे अब रैलियां निकालते थे, पोस्टर लगते थे, मटका हटाओ, पीठ बचाओ, हमारा बोझ लौटाओ। मुल्ला ने गधों के लिए स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया, ताकि अगली बार गधा सिर्फ मटका न फेंके, हिसाब भी मांगे। और फिर वो दिन आया जब सबसे बड़ा गधा थोम्पू कुएं में सिर्फ मटका नहीं फेंका, उसने मटके का इनकम टैक्स रिटर्न भी साथ डाल दिया। गांव हिल गया।
मटका न रोया न फूटा, मगर उसमें से एक पुराना गीला खत निकला जिस पर लिखा था, सिर्फ पानी ढोते ढोते हम अपने भीतर आग को भूल गए थे। अब मामला और गहरा हो चुका था। जिस दिन मटके ने खुद को जमानत पर छोड़ा, खरबूजपुर के कुएं के किनारे आज हलचल थी। जहां पहले पानी खींचा जाता था, वहां आज फाइलें जमा हो रही थीं। वजह, मटका नंबर 7 का, जिसे पिछली रात एक गधे ने कुएं में फेंका था, अब जमानत पर रिहा होना चाहता था। जी हां, गधा न्याय चाहता था और मटका रिहाई। न्याय की अदालत मुल्ला बनाम मिट्टी। गांव में पहली बार मिट्टी के बर्तनों की सुनवाई के लिए अदालती चौपाल लगी। न्यायाधीश थे मुल्ला नसरुद्दीन। उनका हथौड़ा नहीं था, बल्कि एक लकड़ी का करछुल। हर बार जब वो ठप मारते तो चाय की खुशबू फैल जाती। मुल्ला बोले, सुनवाई शुरू होती है। पहला प्रश्न मटके से, तुम पर आरोप है कि तुमने पानी ढोने के बहाने गधों की कमर झुकवा दी। मटका कांपता हुआ बोला, मैं तो सिर्फ मिट्टी हूं, ढोल बजाना नहीं जानता, पानी पकड़ा नहीं सकता। जो भरते हैं वो सोचते क्यों नहीं? भीड़ में फुसफुसाहट हुई। बर्तन अब सोचने लगे हैं, कल को बेलन भी बोलेगा। मुल्ला ने गधे ठोंपू से पूछा, तुमने ही मटके को कुएं में फेंका था, क्या पछतावा है? ठोंपू गंभीर था। उसने कहा, मटका हमारे सपनों की बोतल बन गया था। हर बार जब हम पानी भरते, लगता जैसे हमारे हिस्से की आजादी किसी ने मोल ले ली है। बीच में आया चाय वाला। चाय वाले रमजानी ने अपनी ट्रे समेटी और बोला, मटका तो हमें भी खलता है। चाय रखने जाओ तो टपकता है। मगर सवाल मटके का नहीं, सोच का है, जो सिर्फ बोझ के समय जागती है। मुल्ला मुस्कराए बोले, रमजानी, तुम्हारी बात चाय जैसी है, कड़वी भी, मीठी भी और जरूरत की तरह गर्म। अदालत ने 2 मिनट की सोच विचार चाय ब्रेक दी। मटकों की यूनियन आती है। ब्रेक के बाद 5 मटकों की एक यूनियन स्टेज पर चढ़ गई। उनके पास बांसुरी, एक शंख और एक पुराना लोटा था। उनके प्रवक्ता भांडू मटका बोला, हम पर पीढ़ियों से सिर्फ पानी का ठप्पा लगा है, मगर हमारी आत्मा में संगीत है, मिट्टी की सौंध है और आकाश की प्यास है। भीड़ सन्न। मटका नंबर 7 का ने भी बयान दर्ज कराया, मैंने गधे की कमर नहीं तोड़ी, मैं खुद उस पर लाद दिया गया था। अब प्रश्न उठा, जिम्मेदार कौन? मुल्ला बोले, जब बोझ से मटका भी बोलने लगे तो समझो सिर्फ पीठ नहीं झुक रही, इज्जत भी टपक रही है। गधा यूनियन ने नारा दिया, हमें सिर्फ पानी नहीं, सम्मान चाहिए। मटके चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा मटका, जिसके ऊपर नीले रंग की पुरानी रेखाएं थीं, बोला, हम मिट्टी के हैं, मगर हमने कभी विरोध नहीं किया। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पंचायत का फैसला। मुल्ला ने एक चाय की प्याली उठाई। चाय से भरी नहीं थी, सिर्फ गंध थी। उन्होंने कहा, अगर किसी बर्तन में सिर्फ स्मृति रह जाए और तरल नहीं, तो वो संग्रहालय बन जाता है। तुम सब संग्रहालय बन गए हो। फैसला हुआ, हर मटके पर उसका काम और तारीख खुदेगी। हर गधे को एक दिन मटके की जगह कविता ढोनी होगी। लोगों ने पूछा, कविता? मुल्ला बोले, हाँ, जब बोझ सोच बन जाए तो कविता कहलाती है। जमानत की शर्तें। मटका नंबर 7 को जमानत दी गई। शर्तें, वह किसी गधे की पीठ पर नहीं रखा जाएगा जब तक वह खुद अनुमति न दे। वह सप्ताह में एक बार खुद कुएं तक जाकर पानी भरेगा, ताकि वो याद रखे कि उसका उद्देश्य क्या है।
उसे महीने में एक बार चाय की दुकान पर जाकर खाली होने का अनुभव बांटना होगा। मगर तभी अचानक खबर आई, गांव के दक्षिणी छोर पर एक बाल्टी ने खुद को आग लगा ली। हाँ, वो बाल्टी जो हमेशा छुप छुप कर मटकों की नकल किया करती थी। उसने एक पर्चा छोड़ा, मैं सिर्फ स्टील हूं, लेकिन मुझे मिट्टी बनने की इजाजत कभी नहीं मिली। गांव में अफरा-तफरी मच गई। अब मामला मटकों और बाल्टियों से आगे बढ़ चुका था। फकीर की वापसी। इस हंगामे के बीच वही रहस्यमयी फकीर जो पहले कभी मुल्ला की मुस्कुराहट के जवाब में मौन साध चुका था, फिर लौटा। उसने कहा, जब बर्तन इंसानों से सवाल पूछने लगे तो समझो या तो खाना जल गया है या सोच। उसने अपनी झोली से एक चम्मच निकाली और कहा, अब अगला आंदोलन इस चम्मच से शुरू होगा। भीड़ ने पूछा, चम्मच क्या बदलेगी? फकीर मुस्कराया, जिसने हर थाली में स्वाद चखा मगर कभी भर नहीं सकी, वही सबसे पहले भूख को समझेगी। मुल्ला की अंतिम पंक्तियां। उस रात मुल्ला अकेले बैठे थे, हाथ में वही पुराना मटका नंबर 7 का। उसमें अब पानी नहीं, कुछ चाय थी जो रमजानी ने इज्जतन उसमें डाल दी थी। मुल्ला ने आसमान देखा और बुदबुदाए, अगर बर्तन अपने हिस्से की आवाज मांगने लगे हैं तो अब कटोरों को भी गाना गाना पड़ेगा। गधा पास बैठा था, ठोंपू। उसने धीरे से पूछा, मुल्ला क्या अब हमें भी बोलना आ गया? मुल्ला बोले, नहीं, अब तुम्हारी चुप्पी भी लोग समझेंगे, यही सबसे बड़ी क्रांति होगी। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। जिस दिन चम्मच ने खुद को भूख से तौल दिया। खरबूजपुर के आसमान के नीचे, जहां मिट्टी के बर्तन, गधे और इंसान एक साथ मिलकर जिंदगी के नए पाठ पढ़ रहे थे, आज कुछ अलग ही माहौल था। चाय की दुकान पर बैठा मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाथों में एक पुराना, थोड़ा टूटा फूटा चम्मच लेकर मुस्कुरा रहा था। फकीर ने जैसे वादा किया था, अगला आंदोलन चम्मच से शुरू होगा, अब वह दिन करीब आ चुका था। चम्मच की विद्रोह की शुरुआत। चम्मच ने खुद को भूख से तौलना शुरू किया। वह बोला, मैंने हर थाली में स्वाद चखा है, मगर कभी अपनी असलियत नहीं समझी। मैं सिर्फ खाना पहुंचाने वाला था, पर मेरी भूख को कोई नहीं समझा। गांव के लोग हैरान थे। चम्मच ने कहा, भूख वो है जो मटके और गधों से लेकर इंसानों तक सभी में एक समान है। भूख को दबाया नहीं जा सकता। मुल्ला ने चम्मच को गौर से देखा और कहा, अगर भूख का तौलना होगा तो सही मायनों में बदलाव आएगा। चम्मच का फैसला। चम्मच ने प्रस्ताव रखा, अब से मैं हर बार जब खाना परोसा जाऊंगा, साथ में अपनी भूख का हिसाब भी रखूंगा, ताकि हर आदमी, हर जानवर, हर बर्तन जान सके कि भूख सिर्फ पेट की नहीं बल्कि दिल की भी होती है। गधे, मटके, इंसान और यहां तक कि चाय वाले रमजानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पहली भूख मीटिंग। गांव में पहली बार भूख मीटिंग हुई, जिसमें सभी ने अपनी अपनी भूखें बताईं। गधों ने बोला, हमारी भूख मेहनत की है, जो बिना सम्मान के अधूरी रहती है। मटकों ने कहा, हमारी भूख है कि हमें समझा जाए, टूटने से पहले। इंसानों ने स्वीकार किया कि उनकी भूख में लालच भी शामिल है, जो कभी पूरी नहीं होती। चाय की दुकान पर मुल्ला ने कहा, जब भूख का इजहार ईमानदारी से होगा, तभी समाज का स्वाद सही होगा। भूख को समझने की नई परिभाषा। अचानक एक बूढ़ी बेलन ने खड़ा होकर कहा, मैंने कभी अपने हिस्से का दबाव महसूस नहीं किया, पर आज समझा कि जब तक भूख साझा नहीं होती, कोई दबाव खत्म नहीं होता। सभी ने सिर हिलाए। मुल्ला ने बेलन को सहमति में टोका, बिल्कुल, भूख सिर्फ खाना नहीं, बल्कि जिंदगी की हर कमी है।
गांव में बदलाव के संकेत। अब गांव के लोग खाना खाते वक्त चम्मच को नहीं भूलते थे। हर कटोरी में जो स्वाद था वो केवल मसाले का नहीं, समझदारी का भी था। मटकों को सम्मान मिलने लगा, गधों की पीठ पर बोझ नहीं बल्कि कविता सवार होने लगी। और इंसान ने सीखा कि भूख की कोई सीमा नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित करना जरूरी है। अंतिम मोड़, मुल्ला का संदेश। एक शाम मुल्ला ने गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमने मिट्टी, पानी, गधे, मटके, चम्मच और भूख को समझा। अब वक्त है समझने का कि सबसे बड़ा बर्तन इंसान का दिल है। जब तक वह भर नहीं जाएगा, कोई भी बर्तन पूरा नहीं होगा। भीड़ में गूंज उठी, सही कहा मुल्ला साहब। खत्म होती कहानी। गांव में उस दिन से बदलाव आया। कोई बोझ नहीं, कोई छिपाव नहीं, हर कोई अपने हिस्से की भूख, दर्द और खुशी को स्वीकारने लगा। मुल्ला ने अपनी मशहूर मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तक हम खुद को भर नहीं पाएंगे, कोई भी मटका, कोई भी चम्मच, कोई भी गधा हमारी कहानी पूरी नहीं कर सकता। और इस तरह खरबूजपुर ने सीखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूख है समझने और समझाने की। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और खोया हुआ तसव्वुर। खरबूजपुर की गलियों में एक अजीब सा हंगामा था। सुनने में आया था कि मुल्ला नसरुद्दीन का तसव्वुर यानी उनकी कल्पना अचानक कहीं खो गया है। नहीं, तसव्वुर कोई छड़ी या टोपी नहीं थी जिसे खोजा जा सके। यह तो वह चीज थी जिससे मुल्ला हर दिन कुछ न कुछ नया सोचते और कर दिखाते थे। तसव्वुर की तलाश। सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मूछें मरोड़ते हुए बोले, अरे यारो, मेरा तसव्वुर कहीं खो गया है। बिना तसव्वुर के तो मैं मुल्ला नहीं रहा। गांव के लोग सोचने लगे, तसव्वुर खोना मतलब क्या? कुछ ने कहा, शायद वह बेहतरीन तसव्वुर है जो चाय में मिठास बढ़ाता है। दूसरों ने कहा, मुल्ला ने तसव्वुर की जगह भूल गए हैं। मुल्ला खुद भी परेशान थे। उन्होंने अपनी चाय की दुकान पर रमजानी से कहा, रमजानी, क्या तुम्हें मेरा तसव्वुर दिखा है? रमजानी हंसे, मुल्ला साहब, तसव्वुर तो दिल में होता है, दिखता कहाँ है? तसव्वुर के बिना दिन बीतते गए। मुल्ला बिना तसव्वुर के बहुत गंभीर हो गए। उनकी चाय में अब वह बात नहीं रही और उनकी हंसी भी कहीं खोसी गई थी। गांव के बच्चे उनके पास आए और पूछा, मुल्ला, आपकी हंसी कहाँ गई? मुल्ला बोले, तसव्वुर के बिना हंसी अधूरी लगती है। तसव्वुर खोजने की योजना। मुल्ला ने तय किया कि वह तसव्वुर को खोजकर ही रहेंगे। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी, फकीर, रमजानी चायवाला और गांव का सबसे तेज तर्रार गधा ठोंपू। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। तसव्वुर को पकड़ना है, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। फकीर ने कहा, तसव्वुर कभी दिखता नहीं, वह महसूस होता है। रमजानी बोला, चाय की खुशबू में तसव्वुर छिपा हो सकता है। गधा ठोंपू ने कहा, अगर तसव्वुर रास्ता भूल गया है तो मैं उसे अपनी तेज चाल से पकड़ लूंगा। खोज की शुरुआत। चारों ने गांव के हर नुक्कड़, हर दुकान, हर पेड़ के नीचे तसव्वुर की तलाश शुरू की। मुल्ला ने कहा, शायद तसव्वुर कहीं आसपास ही होगा, बस उसे देखना होगा। पहले वे गए चाय की दुकान पर। रमजानी ने चाय का कप उठाकर सूंघा। यहां तो तसव्वुर नहीं, बस नींबू की खुशबू है। फकीर ने आसमान की ओर देखा। तसव्वुर हवा में उड़ता है, इसे पकड़ना मुश्किल है। गधा ठोंपू बोला, तसव्वुर को पकड़ना मेरे लिए तो जैसे हवा पकड़ना। गुप्त सुराग। तभी गांव के बुजुर्ग ने बताया, मुल्ला, तसव्वुर तो वहां छुपा है जहां तुम सबसे कम देखते हो।
मुल्ला ने सोचा, सबसे कम देखना। क्या वह कुआं है, या शायद वह पुरानी खोपड़ी जो घर के पिछवाड़े में है। वे दौड़े खोपड़ी की तरफ, पर वहां सिर्फ पुरानी हड्डियां थीं और मटर के पेड़ की छां। मुल्ला ने मटर के दानों को देखा और कहा, शायद तसव्वुर यहां ही है, छोटे छोटे दानों में। तसव्वुर का खुलासा। मुल्ला ने गहराई से सोचा और अचानक उनकी आंखें चमकने लगीं। उन्होंने कहा, तसव्वुर खोया नहीं था, वह तो मुझ में ही छुपा था। मैंने उसे बाहर खोजा, जबकि वह मेरे दिल के भीतर था। गधा ठोंपू ने कहा, तो क्या अब आप फिर से हंसेंगे? मुल्ला मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि अब मेरा तसव्वुर वापस आ गया है। फिर से मुस्कुराहट। मुल्ला ने गांव वालों को बुलाया और कहा, तसव्वुर की ताकत को समझो। अगर तसव्वुर हो तो दिन भी हंसता है, चाय भी मीठी लगती है और गधे भी गीत गाते हैं। गांव में फिर से हंसी लौट आई। रमजानी ने चाय में 2 नींबू डाल दिए, फकीर ने झोली में खुशबू भर ली और गधे ठोंपू ने तेज चाल से पूरे गांव में दौड़ लगाई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मुल्ला की मुस्कुराहट वापस आ गई थी। और तसव्वुर की खोज में मिले सबक को लेकर मुल्ला ने कहा, जिंदगी भी तो तसव्वुर की तरह है, जो खुद से ही जुड़ी है। मुल्ला नसरुद्दीन और उलझा हुआ समय का धागा। खरबूजपुर के चौपाल में अचानक एक खामोशी छा गई। सुबह सुबह से ही हर कोई अपने अपने काम में अटका हुआ था, लेकिन किसी के हाथ में न टूल्स थे, न टोकरी, बस आंखों में उलझन। क्योंकि गांव की बड़ी सुइयों वाली घड़ी, जिसे सब दादी घड़ी कहते थे, कल से मिनटों को छोड़ छोड़कर लगातार घूम रही थी, जैसे खुद समय ही ये तय नहीं कर पा रहा कि आगे बढ़े या लौटे। समय का ताना बाना। मुल्ला नसरुद्दीन उस चौपाल पर चाय की प्याली लिए खड़े थे, लेकिन उनके होठों पर वह पुरानी मुस्कुराहट नहीं थी। उन्होंने दादी घड़ी की ओर इशारा कर कहा, देखो, ये घड़ी भी उलझी हुई है, समय की लकीरें यहां क्यों मिल नहीं रहीं? गधा ठोंपू बोला, मुल्क में तो कब से ट्रेन लेट हो रही है, घड़ी को भी क्यों शर्म आ रही है? रमजानी ने चाय की उंगली से तस्दीक करते हुए कहा, चाय भी अब आधे कप में आती है, आधी प्याली तो हवा भरती है। ये सुनकर फकीर ने अपनी झोली खोली और उसमें से निकाली एक पतली सुई। ये समय की असली सुई, डूबने वाली नहीं, तैरने वाली। मुल्ला ने सुई को उठाया और पूछा, तैरकर कहाँ जाएगी? फकीर मुस्कुराए, जहां हवा ठहर जाए, समय वहीं रुकेगा। उलझे हुए कल मोहल्ले। गांव का कल मोहल्ला, जहां सभी लोग अपने कल की तैयारी करते थे, अब वीरान सा दिखने लगा। कोई बर्तन कल भरने की चिंता में अटका था, कोई कल के उपवास का खाली जामा पहनकर खड़ा था। मुल्ला वहां पहुंचे और कहा, कल मोहताज नहीं, हमें आज में तो जीना है। लेकिन कल मोहल्ले वाले बोले, आज तो कब से कल बन गया, हम खो गए हैं। ठोंपू ने ठहाका लगाया, मैं तो पहले से ही आज में खाऊं, कल को क्यों झेलूं? समय का मीटर तोड़ देने की जिद। मुल्ला ने तय किया कि इस उलझन का हल मिलेगा, बस मीटर तोड़ देना होगा। उन्होंने दादी घड़ी के पेंडुलम लटकन को लेकर कहा, जब झूल झूल कर भी नहीं थिरकेगा, उसे ही बाहर निकाल देंगे। रमजानी ने चाय का भाप भरते हुए पूछा, क्या फिर भी चुपचाप थिरकेगी? मुल्ला ने हंसकर कहा, वो जब थिरकेगी जो खुद को जाने देगी। और उन्होंने पेंडुलम को एक बड़े बड़े सिलेंडर में रखकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही सिलेंडर बंद किया गया, पेंडुलम ने जोर से ठक ठक की आवाज दी, ऐसे जैसे समय खुद चिल्ला उठा हो। समय की आत्मा का पता। फकीर ने अपनी सुई निकाली और बोल पड़े, समय की आत्मा वहां बसती है,
जहां कोई न तो बीते न तो आने वाले पल की चिंता करे। गधा ठोंपू ने कहा, तो हम चाय पीते पीते ही आत्मा को बुला लें? मुल्ला बोले, ठोंपू, आत्मा को बुलाने के लिए जेब में टिकट नहीं, दिल में जगह चाहिए। और उन्होंने गांव के बीचों बीच फुसफुसाहट की चौपाल लगाई, जहां हर कोई बिना बोले ही अपना पल साझा करता। अब का त्योहार। अगली सुबह मुल्ला ने ऐलान किया, आज का दिन अब का त्योहार है। हर घर से एक एक छोटा लाल का तौलिया लेकर आओ, जिसमें अब लिखा हो। सबने लपेटे हाथ में थामे और चौपाल में जमा हुए। फकीर ने चुपके से सुई पेंडुलम में फिट की और रमजानी ने उस पर ताजी चाय का छींटा बरसाया, जैसे घड़ी को भी समझाना हो कि जहां चाय उबलती है वहीं पल रुकता है। ठोंपू ने दादी घड़ी की ओर गर्दन घुमाई और पहली बार उसने ठहरकर टिक टिक नहीं बल्कि धीरे धीरे टिक टिक कहा। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जब हम सब ने मिलकर अब पर भरोसा किया तभी समय ने राह दिखाना शुरू किया। उलझन की गांठ खुलना। जैसे जैसे चौपाल में लाल तौलियों की लहर दौड़ी, दादी घड़ी का पेंडुलम थिरकने लगा। न तेज न धीमा, बस मन की लय पर। समय ने पहली बार खुद से कहा, आजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गांव के बच्चे कूदने लगे, महिलाएं धीमे धीमे गीत गा उठीं और गधे, मटके, चाय के कप, सब कुछ एक नई ताल पर बहने लगा। मुल्ला ने एक आखिरी बार फकीर की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था और होठों पर वही मुस्कान थी जो खोजी गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन और टूटते हुए कल के रंग। आखिरी बार जब खरबूजपुर की दादी घड़ी ने टिक टिक की धीमी आवाज सुनी थी, मुल्ला नसरुद्दीन ने महसूस किया था कि अब की जीत हो चुकी है। मगर समय का धागा अभी भी पूरी तरह सलटा हुआ था। गांव के लोग कल और परसों के बीच तैर रहे थे। कोई बीते हुए कल पर रो रहा, कोई आने वाले कल को पकड़ने की जिद कर रहा था। मुल्ला ने ठान लिया कि अब कल के रंग जो फीके और टूटने लगे, उनसे भी निपटना होगा। टूटी हुई कल की परतें। अगली सुबह चौपाल पर मुल्ला ने एक बड़ी चटाई बिछाई, जिस पर 4 बड़े चबूतरे थे। उनमें लिखा था, बीता कल, बीतता कल, अब और आने वाला कल। जो कल टूट गया, मुल्ला ने कहा, उसकी परतें उतार कर देखें। हमें उसे समझना होगा, छोड़ना नहीं। सब चुप थे, कोई भी टूटे कल को हाथ में लेना नहीं चाहता था। फिर भी एक एक करके गांव वाले आया। बुआ जानकी ने बीता कल उठाया, जिसे रिश्तों के वादों ने तोड़ डाला था। पटवारी काका ने बीतता कल थामा, जिसमें हर दिन एक ही दस्तावेज साइन करने की थकान थी। बच्चियां आईं अब को सजाने, उसे नए फूल चढ़ाने। और आखिर में फकीर पहुंचा। उसने आने वाला कल को फूंक मारकर भर दिया, ना आशा से ना डर से, बस एक हल्की मुस्कान से। मुल्ला की आखिरी चुनौती। मुल्ला बोले, अब हम देखते हैं, टूटा कल जोड़ना है या उसे हवा में उड़ने देना। उन्होंने अपने खच्चर को बुलाया, जिसने पहले भी कई बाजीगरी सी नाविकीय चाल चलाई थी। खच्चर के सिर पर रखी एक रेशम की पगड़ी उतारी, उसमें 4 परतें रख दीं और कहा, तुम इन्हें एक एक करके पार करके उस पार ले जाओ। गधा ठोंपू ने पहली बीता कल उठाई। वो बोझ भारी था, यादों का, पछतावों का, लेकिन उसने खुद को ढोने की बजाय धीरे धीरे खींचा। रास्ते में किसी ने पूछा, ठोंपू भारी नहीं लगे? उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी वही भारी लगता है जो हमें छोड़ना होता है। फिर बीतता कल आया। ठोंपू ने उसे बीच रास्ते में गिरा दिया। यह कल अभी भी बदल रहा है, उसने कहा, इसे मैं अपने ऊपर क्यों ढोऊं? तीसरी अब का निशान को खच्चर ने गौर से देखा, पगड़ी में बांध ली।
यह तो मेरी सवारी है, उसने कहा और मुस्कुराहट से चटाई सेंक दी, जैसे चाय के कप को सीने से लगाए। आखिरी आने वाला कल खच्चर के लिए सबसे नाजुक था। थोड़ी सी हवा ने उसे फाड़ने की कोशिश की, पर ठोंपू ने उसे संभाला। यह कल हमारी मर्जी से रचेगा, उसने कहा। इसमें डर नहीं, उम्मीद जगी रहेगी। कल के रंग फिर से ले भरना। मुल्ला ने चारों परतें वापस चटाई पर रखीं। फकीर ने अपनी झोली से तीसरे रंग का चूर्ण निकाला, नाम था संतुलन। उन्होंने चटाई पर छिड़का, चारों परतें झिलमिला उठीं। बीता कल में सीख की चमक, बीतता कल में सुधार की लकीरें, अब में आनंद के तार, और आने वाले कल में भरोसे के फूल खिल उठे। गांव वालों ने देखा, टूटा हुआ कल अब नहीं था, वह सिर्फ एक परत बनी थी जिसे संभालकर आगे चलना था। मुल्ला का अंतिम संदेश। मुल्ला ने चटाई के चारों कोनों पर हाथ रखकर कहा, समय का धागा हम बुनते हैं, कभी कल की घुटन में, कभी आज की आजादी में, और हर रोज आने वाले कल की आस में। जब तक धागा हमारा सच और संतुलन बुनता रहेगा, समय टूटेगा नहीं। गांव वाले ताली बजाने लगे, खच्चर ने जोर से खींचा, और दादी घड़ी ने पहली बार ना टिक टिक ना टिक टिक, बल्कि एक सुरीली घंटी सी बांध दी, जैसे सबने मिलकर समय को गले लगा लिया हो। और उस दिन से खरबूजपुर ने जाना कि टूट गया कल कोई खत्म नहीं, बल्कि उसे प्यार से जोड़ने का नाम जिंदगी है। कि सुबह वही थी, अधपकी नींद, अधजगा सूरज और अधखुली चाय की दुकान। दुकानदार रमजानी, जो चाय कम और अफवाह ज्यादा उबालता था, अपने ताबे के भगोने में चाय नहीं, समय पकाता था। वही भगोना जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार बना था, लेकिन सिर्फ 4 वोट पाए थे, 3 रमजानी के और एक गलती से। मुल्ला नसरुद्दीन उस दुकान पर उसी आदत से पहुंचे जिस आदत से लोग हिचकी लेते हैं, बिना सोचे। रमजानी मुल्ला ने टोपी उतारते हुए कहा, आज चाय में अगर दर्शन नहीं मिले तो पैसे नहीं दूंगा। रमजानी मुस्कराया, तो फिर पानी उबाल लूं क्या? चाय बनते बनते पास की 4 कुर्सियां खुद ब खुद भर गईं। कोई आया नहीं, बस बैठे लोग दिखने लगे, जैसे गांव की हवा ने उन्हें भेजा हो। उनमें एक बूढ़ा था, जो हर वाक्य से पहले एक ज़माने की बात है कहता था, और उसके बाद जो भी कहता, आज के ही ज़माने की बात निकलती थी। मुल्ला ने धीरे से पूछा, कुछ नया? रमजानी झुका और फुसफुसाया, एक फकीर आया है। लेकिन मुस्कराता नहीं। गांव में यह खबर फैल गई जैसे ढोलक बिना पीटे बज गई हो। फकीर नहीं मुस्कराया। यह बात मुल्ला के लिए अपमान थी। मुल्ला को अपनी सबसे बड़ी ताकत यही लगती थी, मुस्कराने पर मजबूर कर देना, चाहे सामने वाला कब्र में ही क्यों न हो। कहाँ है वो फकीर? मुल्ला ने पूछा। बाजार के उस पार, सूखे कुएं के पास, एक गुनगुनाहट के नीचे, रमजानी ने उत्तर दिया, बिना अर्थ के। मुल्ला उसी वक्त उठे। उनके खच्चर ने भी बिना पूछे करवट बदली और चल पड़ा। गांव वालों ने समझ लिया, या तो नाटक शुरू हो गया है या फिर इतिहास। सूखे कुएं के पास वो बैठा था, फकीर। मुंह पे गहरी चुप्पी की दाढ़ी, आंखों में पहाड़ों की नींद, और होठों पर वो गैरहाजिर मुस्कुराहट जो शायद किसी और को दे दी गई थी। मुल्ला ने सामने बैठते ही पहला सवाल फेंका, जैसे खेल का सिक्का उछाला हो। तुम मुस्कुराते क्यों नहीं? फकीर ने कुछ नहीं कहा। क्या दांत गिर गए हैं? फकीर चुप। या फिर कहीं गिरवी रख आए हो मुस्कान? फकीर फिर भी चुप। मुल्ला ने सोचा, अच्छा, चुनौती है। उसने अपनी जेब से पुरानी खनकती चीजें निकाली, चुटकुले, कहावतें, एक गलत नकली मूछ, यहाँ तक कि गांव की पंचायत की सबसे ऊटपटांग शिकायत भी, भैंसों को शर्म क्यों नहीं आती। लेकिन फकीर टस से मस नहीं हुआ, जैसे वो दुनिया की हर बात को पहले ही सुन चुका हो और अब हर शोर को मौन समझ रहा हो।
मुल्ला परेशान हुआ। पहली बार सामने वाला हंस नहीं रहा था। गांव में अफवाह फैल चुकी थी, फकीर की मुस्कान कहीं गुम है और शायद मुल्ला भी अब सीरियस हो गया है। गांव वालों ने दुकानें बंद कर दी। स्कूल के मास्टर ने छुट्टी घोषित कर दी। भैंसों ने चारा खाना छोड़ दिया। फकीर ने पहली बार आंख खोली और धीरे से बोला, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं मुस्कराता क्यों नहीं? मुल्ला ने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कोई गूढ़ रहस्य मिलने वाला हो। फकीर बोला, क्योंकि मुस्कराहट अब बिकती है और मैं उसे उधार भी नहीं लेता। मुल्ला चौंका। मतलब ये कि तुम्हारा चेहरा अब मार्केटिंग विरोधी है? नहीं, फकीर बोला, मुस्कराहट अब इमोजी बन गई है। असली मुस्कराहट लोग पहचान ही नहीं पाते। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो क्या तुम असली मुस्कान की तलाश में हो? फकीर बोला, नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूं कि कौन मुझे बिना मेरी मुस्कराहट के हंसाने की कोशिश करेगा, और अब तक कोई कर नहीं पाया। मुल्ला उठ खड़ा हुआ। उसने खच्चर की आंखों में देखा और खच्चर ने पीठ खुजाई। तो सुनो, मुल्ला बोला, अब तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे और इस गांव के बीच का इलेक्शन है। फकीर ने पहली बार हल्की सी करवट ली। ये करवट गांव में हलचल से ज्यादा बड़ी घटना थी। मुल्ला अगले दिन पूरी योजना बनाकर लौटा। सबसे पहले चाय की दुकान पर बोर्ड लगवा दिया, मुस्कुराहट उधार नहीं, चुनौती में दी जाती है। दावेदार मुल्ला नसरुद्दीन। फिर उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, आज से तुम सब कलाकार हो। सबको हंसाना है, लेकिन सबसे पहले उस फकीर को। एक बच्चा ढोलक लेकर नाचा, एक ने खींचकर चूहा दिखाया, एक ने अपनी रिपोर्ट कार्ड सुना दी, जो कि पूरा गांव पहले से जानता था। फकीर कुछ नहीं बोला। मुल्ला परेशान नहीं था, जिद्दी था। उसने गाय को सिखाया घंटी हिलाकर हंसी की आवाज निकालना। उसने अपनी टोपी को उल्टा पहना और पंचायत को पंचकुल्फी कह दिया। उसने गांव के सबसे चुप आदमी को गाना सिखाया और सबसे बोलने वाले को मूक बना दिया। गांव अब एक थिएटर था। हर दिन हर जगह एक नई कोशिश, एक नई नौटंकी, सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए। पर फकीर मुस्कराया नहीं। कभी कभी वो आंखें बंद कर लेता, कभी सीधा आकाश देखने लगता, कभी उस सूखे कुएं की दीवार पर उंगलियां घुमाता, जैसे समय को मिट्टी पर लिख रहा हो। और फिर एक दिन अचानक मुल्ला एक बोरे के साथ आया। वो बोरा अजीब था। उसमें से शब्द गिर रहे थे, पुराने, घिसे हुए, लेकिन सच्चे। बोरे पर लिखा था, बोरा भरोसे का है, लेकिन सिलाई सवालों की है। फकीर ने उस बोरे को देखा। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ आया, कुछ ऐसा जो मुस्कान नहीं था, पर उसका पहला पड़ाव था। मुल्ला ने बोरा खोला और उसमें से निकाली एक टूटी हुई घड़ी। ये रही वो घड़ी, मुल्ला बोला, जिसने मेरी पहली हंसी छुपाई थी, जब मैंने पहली बार गिरकर खुद पर हंसा था। ये तुम्हें देता हूं। फकीर ने वह घड़ी हाथ में ली। चुप्पी में दरार पड़ी, लेकिन मुस्कुराहट नहीं आई। पर फकीर की हथेली थोड़ी गर्म थी, जैसे कोई पुरानी धड़कन लौट आई हो। मुल्ला ने देखा, समझा और खड़ा हो गया। मैं फिर आऊंगा, उसने कहा। गांव ने सांस ली, जैसे किसी नाटक का पहला इंटरवल हुआ हो। और कहानी वहीं रुकी। और फिर उस दिन बैलों ने साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन वापस लौटे, एक नई तरकीब, एक नया इरादा और शायद एक नया झोला लेकर। गांव अब एक प्रयोगशाला बन चुका था और फकीर उसकी सबसे कठिन परख। गांव के बीचों बीच आज कुछ अलग था। सुबह से ही भैंसें सीधे चल रही थीं और बैल मुंह ऊपर करके, जैसे कुछ बोलना चाहते हों। चाय की दुकान पर रमजानी ने नई चाय बनाई थी,
संभावना वाली अदरक वाली चाय जो पीने के बाद तय नहीं होता था कि अदरक थी या बस भ्रम। मुल्ला ने खड़े होकर घोषणा की, अब बोलेंगे बैल। और सवाल पूछेगा पूरा गांव। किसी ने टोपी घुमाकर पूछा, बैल बोलेगा कैसे? मुल्ला मुस्कराया, तरीका वही है जो इंसानों पर अपनाया जाता है। माइक सामने रखो, थोड़ा सम्मान दो और सवाल में चारा छुपा दो। पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हो गया। एक बैल को मंच पर लाया गया। उसके गले में बांधी गई माला और उसके आगे रखा गया माइक। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, आपको क्या लगता है इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बैल ने चुप रहकर गहरी सांस ली। मुल्ला बोला, देखो, विचारशील है। दूसरा सवाल, आपके हिसाब से किसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? बैल ने सामने देखकर मुंह चबाया। गांव वाले बोले, स्पष्टता है। जवाब दे रहा है संकेतों में। और फिर तीसरे सवाल पर जब पूछा गया, आप हंसते क्यों नहीं? बैल ने हांफते हुए हू की लंबी आवाज निकाली। फकीर दूर बैठा था, सूखे कुएं के पास। उसकी आंखें हल्की सी पलकें झपका रही थीं, जैसे भीतर कुछ लहराया हो। मुल्ला को लगा ये सही दिशा है। उसने अगला प्रयोग शुरू किया। अब बैलों को पहनाया गया सफेद कुर्ता, सिर पर टाई बांधी गई और हर एक को एक पत्रकार सौंपा गया। रमजानी की भैंस ने जब रिपोर्टर को देखकर सिर हिलाया तो उसका साक्षात्कार अगली सुबह अखबार में छपा। हम सिर्फ चारा नहीं, सम्मान भी चाहते हैं, भैंस आयोग। गांव में अब चर्चा थी, जानवर भी महसूस करते हैं। एक बकरी ने खुद को संवाद मंत्री घोषित कर दिया। मुर्गे ने स्टेज पर चढ़कर भाषण दिया, कुकड़ू का मतलब अब लोकतंत्र है। मुल्ला ने इस सब को निर्देशित किया, जैसे नाटक का रचयिता। फकीर अब रोज आता, चुपचाप देखता। उसने कभी कुछ नहीं कहा। पर एक दिन मुल्ला उसके सामने जाकर बैठ गया। अब तो हंस दो, मुल्ला बोला, सिर्फ तुम ही बचे हो। बाकी तो बैल भी बोलने लगे हैं। फकीर ने केवल इतना कहा, जिन्हें हंसना चाहिए था वो चुप हैं। और जो चुप रहने वाले थे वे साक्षात्कार दे रहे हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूं कौन सही कर रहा है। मुल्ला चुप हो गया। फकीर ने उस घड़ी को जेब से निकाला जो मुल्ला ने दी थी। घड़ी अब भी चल नहीं रही थी, पर अब उसकी सुइयां मुस्करा रही थीं। तुम एक काम करो, फकीर बोला, इस बार चुप रहकर मुझे हंसाओ। मुल्ला मुस्कराया, पहली बार बिना शब्दों के। और फकीर ने आंखें बंद कर लीं। हंसी अभी नहीं, लेकिन हवा में एक कंपन था, जैसे हंसी रास्ता पूछ रही हो। गांव अब इस चुप्पी को समझने लगा था। उसी शाम रमजानी ने चाय में कुछ डाला, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। जिसने चाय को चाय नहीं रहने दिया वो हो गई अनुभव। मुल्ला ने पहली बार बिना बोले चाय पी और चाय ने बिना कुछ कहे उत्तर दिया। गांव में उस दिन सबने थोड़ा चुपचाप मुस्कराया और फकीर ने, उसके होठों पर कुछ हिला था, बहुत हल्का, शायद एक हर्फ, शायद एक हंसी। पर तभी बाजार की ओर से शोर उठा। किसी ने चिल्लाया, अरे, वहां तो खामोशी नीलाम हो रही है। लेकिन नींद अब टॉयलेट में छुपकर आती थी। खरबूजपुर में उस दिन खामोशी नीलाम हो रही थी। बाजार के बीचों बीच एक नीली चौकी पर रखी गई थी एक बोरी, उस पर लिखा था 100% खालिस खामोशी, सुनो, महसूस करो, खरीदो। चौकी के पास खड़ा था एक आदमी, न कुछ बोलता न इशारा करता। बस उसकी आंखें हर किसी को देख रही थीं, जैसे कह रही हों, जो जितना बोलेगा उसकी बोली उतनी कम लगेगी।
मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचे। रमजानी उनके साथ था और साथ में थी गांव की आधी आबादी। आधे आए थे खामोशी को देखने, बाकी आए थे खुद को चुप करवाने। फकीर दूर एक चबूतरे पर बैठा था, आंखें बंद, होंठ स्थिर, लेकिन हवा से एक बात टकरा रही थी, अब खेल अंतिम चरण में है। नींद का अपहरण। उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग सोने जाते मगर नींद आती नहीं, और जो नींद आती वो टॉयलेट में छुपकर आती। जी हाँ, खरबूजपुर में अब लोग खुले आसमान के नीचे नहीं सोते थे, वो बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करते, बाल्टी पलटकर सिर के नीचे रखते और वहीं झपकी ले लेते। चाय की दुकान पर सुबह सुबह चर्चा होती। भाई साहब, आपकी नींद आई थी? आई थी, मगर पखाने के पास बैठी मिली। कोई नींद को ढूंढने निकला तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नींद अब बैंक लॉकर में है। रमजानी ने तो दुकान पर बोर्ड लगा दिया, हम चाय नहीं नींद उबालते हैं। मुल्ला की योजना, नींद को मनाया जाए। मुल्ला परेशान थे। फकीर की मुस्कान अब हवा में थी, अधूरी लेकिन मौजूद। और अब नींद भी विद्रोह पर उतर आई थी। उन्होंने घोषणा की, आज से हम नींद के लिए आंदोलन करेंगे। गांव में एक जनसभा बुलाई गई, सब लोग बिस्तर लेकर पहुंचे। मुल्ला मंच पर चढ़े और बोले, साथियों, नींद भी अब आत्मनिर्भर हो गई है। वो सिर्फ उन्हीं के पास जाती है जो उसे मजबूर नहीं करते। फकीर मुस्कराया नहीं, मगर उसकी पलकें बंध गईं, जैसे कह रही हों, अब बात सही दिशा में जा रही है। मुल्ला ने कहा, हम आज से नींद को चिट्ठियां लिखेंगे, उसे आमंत्रण देंगे। हम उसे बुलाएंगे जैसे हम किसी पुराने दोस्त को चाय पर बुलाते हैं, बिना मजबूरी, बिना अपेक्षा। गांव वालों ने हर रात नींद के नाम एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। प्रिय नींद, कल रात बहुत याद आई थी। हमसे क्या गलती हो गई? प्यारी नींद, अगर तुम इस बार फिर से टॉयलेट में आओगी तो मैं चूहेदानी में बिस्तर बिछा दूंगा। इन चिट्ठियों ने गांव का चेहरा बदल दिया। अब लोग मोबाइल नहीं घूरते थे, आसमान देखते थे। अब लोग बड़बड़ाते नहीं थे, फुसफुसाते थे। अब लोग नींद को पुकारते नहीं थे, बस इंतजार करते थे। फकीर की अंतिम परीक्षा। एक सुबह फकीर उठा और सीधे मुल्ला के पास आया। बोला, तुमने मुझे हंसाने के लिए जो नहीं किया वह सब किया, पर क्या तुम खुद हंसते हो बिना किसी कारण? मुल्ला मुस्कराए, मैं अब बिना कारण मुस्कराता हूं, क्योंकि अब मुझे कारण ढूंढना नहीं पड़ता। फकीर ने लंबी सांस ली। उसने अपनी झोली से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें थी खामोशी की खुशबू। यह मेरी अंतिम मुस्कुराहट है, उसने कहा, जो अब तुम्हारे गांव की हवा में रहेगी। मैं जा रहा हूं। मुल्ला कुछ नहीं बोले। गांव ने झुककर उसे विदा किया, बिना शब्दों के, बिना करतल ध्वनि के। बस हवा में एक महक रह गई। अंतिम रात। उस रात नींद किसी को टॉयलेट में नहीं मिली। वह आई दरवाजे पर दस्तक देकर। हर घर में बिस्तर गीला था ओस से, मगर नींद उसमें घुस गई। मुल्ला खच्चर के पास लेटे थे। उसकी पीठ थपथपाकर बोले, अब सब सो गए हैं, चलो अब हम मुस्कराए। खच्चर ने अपनी गर्दन उठाई और पहली बार हंस दिया। धीमी धीमी हंसी, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। चांद ने देखा, तारे टिमटिमाए, और पूरी खरबूजपुर मुस्कराते हुए सो गई। कहानी समाप्त। अगली कहानी। कुत्ते ने जब हड्डी नहीं चबाई तो मुल्ला ने घंटा बजा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन आजकल उस मोड़ पर बैठते थे जहां सड़क सीधी भी नहीं जाती थी और लोग सीधे भी नहीं चलते थे।
वही मोड़ जहां एक पुरानी सी चाय की दुकान थी और उससे भी पुरानी अफवाह कि उस मोड़ पर किसी ने कभी सच नहीं बोला। मुल्ला ने आज एक अजीब काम किया, एक हड्डी खरीदी। न मांस के लिए न किसी कुत्ते के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो देखना चाहते थे क्या कोई कुत्ता हड्डी को देखकर भी इनकार कर सकता है। उनका सिद्धांत था, जिस दिन कुत्ता हड्डी को मना कर दे, समझ लो दुनिया बदलने वाली है। हड्डी और दर्शन शास्त्र। गांव में इस प्रयोग की चर्चा फैल गई। लोग आने लगे जैसे कोई फिल्म का प्रीमियर हो। मुल्ला ने हड्डी को लाल मखमली कपड़े में लपेटा। गांव के सबसे चुप्पे कुत्ते को बुलाया गया, उसका नाम था फालतू। फालतू आया, हड्डी को सूंघा और पीछे हट गया। भीड़ सन्न। मुल्ला खड़े हो गए। समय आ गया है। जब कुत्ते को हड्डी में लालच न दिखे तब समझ लो इंसान को ईमानदारी सस्ती लगेगी। कोई बोला, मगर ये तो सिर्फ एक कुत्ता है। मुल्ला बोले, हर बदलाव एक कुत्ते से ही शुरू होता है, पूछो इतिहास को। घंटा बजाने की परंपरा शुरू होती है। अब इस घटना को चिह्नित करने के लिए मुल्ला ने गांव के बीचों बीच एक लोहे का घंटा टांग दिया। घोषणा की गई, जब भी कोई बेमतलब की चीज देखो, घंटा बजाओ। गांव वालों को तो जैसे नया खिलौना मिल गया। किसी ने देखा नेता भाषण दे रहा है, घंटा बजा दिया। कोई सूखा तालाब देखकर बोला, यहां मछली पकड़ेंगे, घंटा बजा दिया। स्कूल में मास्टर ने बच्चों से कहा, तुम ही देश का भविष्य हो, बच्चों ने 3 बार घंटा बजा दिया। अब घंटा गांव की आवाज बन गया था। सरकारी टीम आती है। खबर फैल गई। एक दिन सरकारी टीम गांव में आई। नाम था घंटा निवारक समिति। टीम ने देखा कि घंटा हर बात पर बज रहा है, प्रेमी जोड़े से लेकर गाय के जम्हाई तक। अधिकारी ने पूछा, ये घंटा हर बात पे क्यों बजता है? मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, जहां बात में मतलब न हो वहां आवाज का मतलब बना लेते हैं। सरकारी आदेश आया, घंटा हटाओ, शांति बनाओ। गांव में शांति फैली। घंटा चुप। पर तभी मुल्ला की अंतिम चाल। एक रात मुल्ला ने अकेले में फालतू को बुलाया। हड्डी फिर उसके सामने रखी। फालतू ने देखा और इस बार हड्डी चबाई। मुल्ला मुस्कराए, अच्छा हुआ तुमने वक्त से पहले न मानी। हर चीज को इनकार एक बार ही शोभा देता है। सुबह गांव में एक नई घोषणा टंग चुकी थी। घंटे का नहीं, अब खामोशी का समय है। जो बात सच्ची हो वो चुपचाप समझ ली जाए। गांव अब बिना घंटा बजाए समझने लगा था। अगली कहानी। जिस दिन गधा कुएं में मटका फेंककर भागा था। खरबूजपुर की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। अब वहां सूरज उगने से पहले एक आवाज आती थी, धप्प, और फिर किसी के भागने की तेज आवाज। गांव वालों को लगा कोई आत्मा है जो सुबह सुबह कुएं में कूदती है, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन रमजानी ने देखा, गधा कुएं में मटका फेंककर भागा था। सचमुच अपनी मटकियों से भरी पीठ झटककर गधा खुद कुएं तक गया, एक एक मटका गिराया और फिर कान हिलाकर दौड़ गया, जैसे कह रहा हो, अब और नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की चाय और क्रांति। मुल्ला उस वक्त चाय पी रहे थे। चाय में नींबू नहीं था, क्योंकि चूहे ने रात में पूरा नींबू छील लिया था। उन्होंने चाय रखते ही ऐलान किया, जब गधा मटके फेंकने लगे तो समझो मटकों में कुछ तो गड़बड़ है। गांव की चौपाल बुलवाई गई। एक तरफ हलवाई, दूसरी तरफ गधे और बीच में मटके। मटकों ने पहली बार कुछ कहा नहीं, मगर सबको शक था कि वो अब कुछ छिपा रहे हैं।
मटकानामा जब बर्तन बोलने लगे। एक सयाना गधा जिसका नाम फिरंगी था बोला, हम मटकों से तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ पानी नहीं ढोते, हमारे सपनों को भी तोड़ते हैं। एक बूढ़ा मटका कांपता हुआ बोला, हमने तो पानी संभाला था, सपने नहीं छीने। मुल्ला बोले, मगर जब सपनों को ढोने वाला पानी भी रिसने लगे तो मटके को सवालों का जवाब देना चाहिए। हलवाई ने नाराज होकर कहा, तो क्या अब हम हर बर्तन का न्याय करेंगे? मुल्ला ने चुपचाप एक मटका उठा